तो ये धारा विद्युत वाले चैप्टर में कल हम लोगों की चर्चा हुई किन किन बातों पर भाई। कल हम लोगों ने पढ़ा श्रांति काल, माध्य मुक्त पथ, उसके साथ अपवाह वेग, फिर हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम, विद्युत धारा, धारा घनत्व, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध है ना। फिर इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमीन सूत्र। आज जो हम लोगों की चर्चा होगी, अब बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अपवाह वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। मतलब ओम के नियम को हम लोग प्रूफ करेंगे किसके आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में हमको जहाँ तक याद है अभी तक 10-12 साल आ चुका है ना। तो अब जो है जैसे लॉन्ग टाइप में आएगा तो 4 नंबर 5 नंबर में आएगा। तो आप हेडिंग डालें, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो इसमें हम लोग एक फिगर बनाएंगे पहले। इसमें ये दिखाएंगे कि L लंबाई का एक चालक तार है जिसके भीतर जो है ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे ही हम लोग इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात धन विभव वाले सिरे की ओर अपवाह वेग Vd से गति करने लगते हैं। तो ये फिगर पहले आपको बना देना है। लिखिए, मान लिया किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब चालक के सिरों के बीच किसी बैटरी द्वारा विभवांतर
कैपिटल V स्थापित करते हैं, विभवांतर कैपिटल V स्थापित करते हैं, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग Vd से उच्च विभव वाले सिरे की ओर अपवाह वेग Vd से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। यदि चालक में बहने वाली धारा I हो तब I बराबर NEAVD। ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे ये डायरेक्ट आपको लिख लेना है। अब इसमें जो देखिए जो प्रोसेस लंबा अब कहाँ से होने वाला है, अब हम लोग इस Vd का मान जो है अलग से निकालेंगे। ठीक, अब एक आइडिया आपको बता दें कि कैसे निकालना है। देखो, जब तक आप कोई विभवांतर वगैरह स्थापित नहीं करते हो तब तक जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने उष्मीय वेग से गति करते रहते हैं। किसे करते हैं? लेकिन किसी भी चालक के सभी आवेशों का, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे आप तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग का काम क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे समझें। जब आप चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हो तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है। किसकी वजह से? क्योंकि जैसे ही आप विभवांतर स्थापित करोगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V/L। पहले हम एक आइडिया बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो पहले वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। वैद्युत क्षेत्र जब निकल जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। बल का मान आप जानते हो F बराबर Q × E। जब बल लगेगा तो फिर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से इलेक्ट्रॉनों पर एक त्वरण कार्य करने लगेगा। क्या कार्य करेगा? तो फिर हम लोग त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण A = F/m। त्वरण निकल गया। जब त्वरण निकल जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन जो पहले अपने से ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे तो अब ये जो त्वरण है वो उनके वेग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब ये वेग कब तक बढ़ेगा? जब तक कि इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से जाकर के न टकरा जाए। अब आप जानते हो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। तो भैया ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का वेग कब तक बढ़ेगा, तो टाउ जो श्रांति काल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस श्रांति काल में वेग बढ़ कर के कितना हो गया, तो गति का जो पहला नियम है V = U + AT। तो V = U + AT से हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लेंगे कि श्रांति काल में उसका वेग बढ़ कर के, तो एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। फिर इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों का लिखेंगे और फिर सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग आएगा उन सभी वेगों का औसत ले लेंगे। क्या करेंगे? औसत ले लेंगे। तो यही आ जाएगा अपवाह वेग Vd। और फिर वही Vd का मान यहाँ उठा करके रखेंगे और आप देखोगे फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो लंबा ये जाएगा, लेकिन हम जो सिस्टम आपको बताए हैं उसको अगर आप दिमाग में बैठा लोगे तो बड़े आराम से आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए। चालक तार के भीतर, चालक तार के भीतर, अरे मान लो कुछ बीच में छूट जा रहा है तो वीडियो अपलोड होगा, वहाँ से देख करके लिख लेना। कहाँ झूठे अगर और झाँक के समय बिताते हो। हाँ, क्या लिखें? चालक तार के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/L।
E=V/L। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F=e into कैपिटल E। कैपिटल E का मान रख दीजिए V/L। अतः इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A=F/m। F हो गया E into V/L अपॉन m, EV/Lm। जहाँ m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यदि इस इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 हो, यदि इस इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 हो, तब इस इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल τ1 में इस इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल τ1 में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग v1 u1 प्लस a इंटू τ1। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग v2 u2 प्लस a इंटू τ2, v3 u3 प्लस a इंटू τ3 डैश डैश डैश, vn un प्लस a इंटू τ1। अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अर्थात अपवाह वेग Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn अपॉन n। अब इसमें मान रख दीजिए। v1 का मान रख दिया, v2 का मान रख दिया, और इसी तरह से vn हो गया। अब सभी ऊष्मीय वेग वाले पदों को एक साथ ले लो और श्रांति काल वालों को एक साथ ले लो। अब देखिए क्या होगा। देखो ये जो u1 से लेकर के un तक के सभी वेगों का औसत ले रहे हो, तो u1 u2 ये सब क्या है, ऊष्मीय वेग है।
और आपको बताया गया था कि औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। तो ये औसत ऊष्मीय वेग 0 हो गया प्लस ए, और ये देखो सभी इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकालों का योगफल है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग है, तो ये हो गया औसत श्रांतिकाल, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे टाउ। तो इस तरह से वी का मान हम लोगों को मिल गया ए इंटू टाउ। अब ये वी का मान उठा करके समीकरण पहले ए का मान यहाँ पर रख लीजिए। तो समीकरण 2 से ए का मान रखने पर तो ये आपको मिल जाएगा वी डी इजकल टू ए का मान हो गया ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ, और ये वी डी का मान फिर आप रख दीजिए समीकरण 1 में। तो ये आई इजकल टू आ जाएगा एन ई ए, वी डी हो गया आपका ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ। तो ओम का नियम प्रूफ करना है, मतलब वी बटे आई का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए वी अपॉन आई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इसको लिख देंगे आप समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए, n जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसी चालक का अगर आप ताप वगैरह बढ़ाते हो, चालक की बात कर रहे हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अर्धचालक अगर आप लोगे, उसका ताप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये ताप वगैरह पर निर्भर नहीं करेगा। e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। रह गया यहाँ पर L, A और टाउ। तो इन तीनों पे अगर आप ध्यान दीजिए, लंबाई, क्षेत्रफल और श्रांतिकाल, ये ताप पे निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। श्रांतिकाल जो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने ताप नियत कर दिया तो उस केस में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। और उस केस में v बटे आई इजकल टू, यही ओम का नियम। तो इतना आप प्रूफ कर दोगे अगर फिगर बना करके, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तब v बटे आई बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है। हो गया। अब कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था विशिष्ट प्रतिरोध का, वो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से आता है। देखिए कैसे, V अपॉन आई इजकल टू, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा का पूरा अगर आप तुलना कर दीजिए V बटे आई इजकल टू नियतांक से, तो नियतांक क्या था, प्रतिरोध था।
तो V/I = R से तुलना करने पर तुलना करोगे तो देखो R का मान आ गया L × M/। देख रहे हैं आप ही। अब आप इसमें देखिए, इसको देखिए हम ये लिख सकते हैं R = M/N E² × L/A। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और टाउ यहाँ पर श्रांति काल है। ठीक। अब आप अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को आपने ले लिया, किसको लिया, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने चांदी ले लिया, तो चांदी के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वो केवल चांदी में ही होगा उतना। ध्यान समझिएगा। टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। तो चांदी के इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल केवल चांदी के लिए ही वो होगा, लोहे के लिए लेंगे तो बदल जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ आपको दिख रही है, ये एक दिए गए पदार्थ के लिए नेतांक हो गया। भाई M और E तो नेतांक था ही, लेकिन N और टाउ जो है पदार्थ पे निर्भर करता है। तो ये एक दिए गए पदार्थ के लिए नेतांक हो गया। तो इसी को इन लोगों ने नाम दे दिया विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम दे दिया? तो यहीं पर देखिए ये आ जाता है ρ × L/। तो आपका देखिए फार्मूला वही आ गया ना जो कल हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर इस विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो गया ρ = M/N E². ये विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे विशिष्ट प्रतिरोध ρ है तो उसका उल्टा कर दीजिए 1/ρ, उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो लिखिए किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा = हो जाता है हम लोगों का 1/ρ। परंतु आप जानते हो ρ = होता है E/J। तो यह मान अगर यहाँ रख दें, यह मान समीकरण 1 में रखने पर
तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा 1/E/g। जे को ऊपर ले जाइए, या फिर यहाँ से आ जाएगा ये जे इजकल टू सिग्मा इंटू ई। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर जे इजकल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। ये फार्मूला भी 2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए। और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वन अपॉन ओम मीटर। तो ये हो गया ओम पावर -1 मीटर की पावर -1। ओम पावर -1 को मो भी लिखते हैं। और इसका विमीय सूत्र जब लिखना होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र आया था उसको 1/, में करके आप लिख दोगे। ओम पावर -1 को साइमन भी लिखा जाता है। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और जिस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, उसी तरह से प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, क्योंकि जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो वो भी लिख दीजिए। चालकता, कंडक्टिविटी। देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता इक्वल टू हो जाता है 1/r। तो चालकता का SI मात्रक हो जाएगा 1/ओम, या फिर ये हो जाएगा ओम पावर -1। हो गया। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए आप, गतिशीलता, मोबिलिटी।
गतिशीलता मोबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब भी आप किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा। बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए आपने कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया और इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या उत्पन्न हुआ, वीडी, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह वेग कितना होगा, वीडी अपॉन ई। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह वेग को, अब वो अपवाह वेग आपका इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है और अगर अर्धचालक है तो प्रोटॉनों का भी हो सकता है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वाहकों के अपवाह वेग को आवेश वाहकों का गतिशीलता कहते हैं और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है तो म्यू ई लिखिए, प्रोटॉनों की गतिशीलता है तो म्यू एच लिखिए। तो लिखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई के लिए आवेश वाहकों का अपवाह वेग वीडी हो तब आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। अब गतिशीलता का अगर हम लोग मात्रक लिखें तब म्यू का एस आई मात्रक, तो वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं या न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। विमीय सूत्र अगर आप निकालना चाहें तो वोल्ट को लिख देंगे जूल प्रति कूलाम, और फिर सबका जो है
जो मूल मात्रक वाला सिंबल होता है वो रख देंगे, आ जाएगा। अगली हेडिंग डालिए। अर्धचालकों में विशिष्ट चालकता अर्धचालकों में विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग में संबंध। तो इसमें एक फिगर बना लीजिए। इसमें जो कोटर हैं उसको खाली गोले से दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को डार्क से। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धन वाले सिरे की ओर और कोटर जो है वो गति करेंगे ऋण वाले सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को यहाँ VE से दिखा दीजिए और कोटरों के अपवाह वेग को VH से दिखा दीजिए, होल। बन गया? चलिए लिखिए। मान लिया किसी अर्धचालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne तथा कोटरों की संख्या NH है। जब चालक के सिरों के बीच कैपिटल V विभवांतर स्थापित करते हैं तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण
इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के अपवाह वेग क्रमशः VE तथा VH हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा IE इक्वल टू तो ये जो हम लोग का फार्मूला है I इक्वल टू NeAVD, तो यही फार्मूला देखिए यहाँ यूज होगा। तो N की जगह आ जाएगा Ne इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E और कोटर पर होता है +E, ये ध्यान रखिएगा। तो E ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया अनुप्रस्थ काट का A, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग हो गया VE। फिर कोटरों का के कारण धारा कोटरों के कारण धारा हो गया IH NH इंटू E इंटू A इंटू BH। तो अतः अर्धचालक से प्रवाहित संपूर्ण धारा I इक्वल टू IE प्लस IH। IE हो गया आपका NE इंटू E, IH हो गया NH, इसमें E इंटू A तो कॉमन हो गया, NE इंटू VE प्लस अब A को उस साइड भेज दें तो I/A, I/A हो गया आपका E NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH। अब ये I/A को क्या लिख सकते हैं? एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली धारा, क्या धारा घनत्व, तो इसको J लिख दिया आपने। अब J की वैल्यू क्या होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वेक्टर J इक्वल टू या J इक्वल टू था सिग्मा इंटू E। तो ये मान आप यहाँ रख दीजिए। तो ये सिग्मा इंटू E इक्वल टू हो गया E से इधर भाग दे दीजिए, तो सिग्मा इक्वल टू आ गया E से यहाँ भाग दे देंगे, ये देखिए संबंध आ गया। ये फार्मूला कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में देता है, इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो ये है सिग्मा इक्वल टू E
एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। यहाँ म्यू ई इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता है, जहाँ म्यू ई तथा म्यू एच क्रमशः इलेक्ट्रॉन व कोटर के गतिशीलता है। क्या हुआ? अरे लॉके नहीं खुलता है गाय।